अजनबी की खुशियों का मेला हूँ मैं, अपने ही जज्बातों से खेला हूँ मैं। खिलौना बच्चों के हाथों का था मैं कभी, खिलौना बच्चों के हाथों का था मैं कभी। हो गए जवाब हो, अब बस अकेला हूँ मैं, अब बस अकेला हूँ। एक गजल है। बिल्कुल, आपको स्वयं उसमें ढलना होगा। आप मुझे रावण का रोल दे रहे हैं, आप मुझे उसके बाद कॉमेडियन का रोल दे रहे हैं। तो ये नॉन प्रॉफिटेबल काम कर रहे हैं, जैसे रामलीला में नॉन प्रॉफिटेबल काम कर रहे हैं, फिर दुर्गा सेवा समिति, फिर मानव सेवा समिति। तो हर इंसान को झेलना तो पड़ेगा ही, लेकिन इंसान हंसी में टूट जाता है, विरोध तो झेलता ही नहीं है। यही तो है, उपहास में टूट जाता है। लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, वो उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। यानी कि मैं कोई सेलिब्रिटी भी आप बन जाते हो, उसके बाद में भी आपसे बड़े सेलिब्रिटी बैठे हैं, सेलिब्रिटी और बैठे हैं, उससे हाँ। बड़े भी हैं। भारतीय साहित्य हिंदी परिषद का जो सम्मेलन बीकानेर राजवास में हुआ था, उसमें मैं भागीदार था। रवि भी जब दोनों को एक समान रोशनी देता है, रवि भी जब दोनों को एक समान रोशनी देता है, तब उनमें से क्यों एक फूल को माली। हम जो बात कर रहे हैं वो अनस्क्रिप्टेड बात है। हाँ। जो मेरे मतलब मन में सवाल आ रहे हैं वो सवाल पूछ रहा हूँ, और ये नहीं है कि यार कुछ स्क्रिप्टेड हो, पहले से आपको बताया हो कि नहीं रवि यार ये सवाल पूछिए। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है कि आए जब नवरात्र सुनाना आरती, आए जब नवरात्र सुनाना आरती, रमजान में मुझे अजान कह देना। आए जब नवरात्र सुनाना आरती, रमजान में मुझे अजान कह देना। सुबह है शाम सुनाना रामायण, दिन भर आयत एक कुरान कह देना। और बने रहो तुम हिंदू और बना रहे वो मुसलमान, बने रहो तुम हिंदू और बना रहे वो मुसलमान, लेकिन जब बात हो देश की तो खुद को हिंदुस्तान कह देना, खुद को हिंदुस्तान। एक मेरी कविता है जो दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ के ऊपर जिसकी हेडिंग बनी थी, हेडलाइन बनी थी, वो कविता मैं एक छोटी सी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ऐ मेरे हिंदुस्तान बता कहाँ गई वो शान बता, ऐ मेरे हिंदुस्तान बता कहाँ गई वो शान बता, जहाँ बहनों के लिए मरते थे कहाँ गई वो आन बता। एक भरी सड़क पर एक बहना की इज्जत लूटी जाती है, क्या हो गई सरकार निकम्मी जो यूं ही बैठी खाती है। हो गया बूढ़ा तू अथवा बेच दिया ईमान बता, ऐ मेरे हिंदुस्तान बता कहाँ गई वह शान बता। हेलो एवरीवन, आज मैं जिस इंसान से बात कर रहा हूँ, आज मैं जिस इंसान से कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो कितनी तगड़ा है। यानी कि हम यदि इस इंसान के पास बैठे हैं, आप लोग यदि इस इंसान के साथ बैठे हैं, तो आप कभी बोर नहीं हो सकते। क्या बात कर रहे रे बाप। तो वो क्या करते हैं, टीचिंग करते हैं और माननाथ सेवा समिति के अध्यक्ष हैं। तो मैं जिस इंसान की बात कर रहा हूँ उनका नाम है रवि शास्त्री, रवि शर्मा। तो स्वागत है रवि आपका हमारे इस छोटे से चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद दौलत। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो सबसे पहले मैंने इनमें जो चीज़ ऑब्जर्व करी है वो यही है कि ये जब भी कोई काम करते हैं तो एक्चुअल में पूरी तरह उसमें इंडल्ज होकर के, यानी कि ये जो कोई काम कर रहे हैं तो उसमें अंदर तक, यानी कि जैसे रामलीला में कोई रोल कर रहे हैं तो परफेक्ट रोल इस बार इनको मतलब कोई भी रोल दिया तो इनको मतलब कि रोल दिया है तो वो परफेक्टली कर रहे हैं। जैसे मुझे इंस्टेंटली कोई रोल मिल गया तो या तो मैं घबरा जाऊंगा, या सोच रहा हूँ यार कैसे करूँ ये काम, ये वो। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह में। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इनके केस में। तो रवि, सबसे पहले मुझे यही जानना है कि आप एक्चुअल में कोई रोल कर रहे हो और परफेक्ट रोल हो रहा है, मतलब कि ये चीज़ कहाँ से सीखी आपने? मुझे भी बड़ा इंटरेस्ट है, मतलब कि यार ये इंसान ऐसे कैसे कर सकता है। दौलत, मुझे खुद को याद नहीं है कि मैंने कब से स्टेज शेयर करना शुरू किया था, लेकिन जब से मुझे याददाश्त मेरी शुरू हुई है मैं स्टेज पे ही अपने आप को पाया। चाहे वो किसी स्कूल का फंक्शन हो, प्रोग्राम हो, उसके बाद चाहे कोई रामलीला हो या इसके अतिरिक्त भी आसपास का कोई भी प्रोग्राम हो, मैं देखने का तो उसमें इंटरेस्टेड रहता ही हूँ, साथ में करने का भी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ जाकर के कोई देवी शक्तियाँ काम नहीं करती हैं। वहाँ क्या होता है कि आप अपने आप को इम्प्रूव करो, दूसरा क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है वो मत सोचो, आप अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। वहाँ स्टेज जो है वो स्टेज, लोग सोचते हैं कि स्टेज पे जाने पे, मैंने कई लोगों से बात की कि आपको ये चीज़ इस तरह का रोल दे दिया जाए, आप कर सकते हो। नहीं, मैं इसके लायक नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। वो लोग ये कहते हैं मैं इसके लायक नहीं हूँ। आप अपने आप के अंदर ये कॉन्फिडेंट हो जाओ कि आप हर चीज़ के लायक हो,
आप नायक फिल्म के अनिल कपूर ही हो। तुम्हारा तजुर्बा अगर 30 साल का है तो पिछले 1 साल से तुमसे लड़ते लड़ते मेरा तजुर्बा 31 साल का हो। आप एक छोटे से समाचार पत्र के संपादक से आप डायरेक्ट सीएम की कुर्सी तक जा सकते हो। देखते हैं वो कहते हैं हम फिल्मों में ये सब चीजें अच्छी लगती हैं। नहीं, फिल्मों में सब चीजें अच्छी नहीं लगती है, आप रियल लाइफ के अंदर आ जाओ। रामलीला से आपने शुरू किया, तो मैं हर साल लक्ष्मण का पार्ट रामलीला में करता हूँ, लेकिन इस बार अचानक से पता चला कि अपने रावण का रोल करने वाला सोमवीर जांगिड़। अरे तुझको ये ज्ञान नहीं, मैं काल जीत मत वाला हूँ, जिसके कांटे का मंत्र नहीं, ऐसा शर्म विश्व वाला हूँ। नहीं आ रहे हैं तो हम रावण तैयार हैं। उसके लिए अपने को एक केवल कपड़े चेंज करने हैं और अंदर से रावण की फीलिंग लेके आनी है। बिल्कुल, मतलब कि इन्होंने लक्ष्मण का रोल किया तो बिल्कुल लक्ष्मण है, रावण का रोल किया तो के लिए है तूने नाम, मैं नहीं जानता कौन बाली कौन राम। अरे फिर सागर का सेतु तोड़ डाले, तुझको दे मेरी सेवा में, हनुमान का मोह त्याग, उसे भेजे मेरी लंका में। ऐसा तरीका था ना कि तू मेरा होता या मेरी और मिला होता, हाँ। देख मेरा भानु प्रताप तेरा ये कमल खिला होता। हाँ। मतलब उसमें बात ये है कि स्टेज जो है ना, स्टेज के ऊपर अपने को पहली बात तो ये सब भूलना होता है कि वहाँ कौन, तो वो कबड्डी वाली बात है, कोई चाचा भतीजा नहीं है। अक्सर आप देखा होगा कि मेरे पिताजी पहले नारद मुनि का रोल किया करते थे उसमें, और मैं डुप्लीकेट नकली का रोल करके उनके मतलब हर तरीके से उनके साथ, मतलब वहां जाकर के ये फीलिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि आप वहां जाकर के वो चीज ये सकती है ना कि ना, यदि आपको पहले हंसना है तो पहले खुद पे हंसना होगा, खुद पे हंसना होगा। बाद में लोग, मतलब कि यदि आप खुद पे हंस लो तो फिर लोगों का तो फर्क ही नहीं पड़ेगा और उसमें ज्यादा मजा आएगा। बिल्कुल, आपको स्वयं उसमें ढलना होगा। आप मुझे रावण का रोल दे रहे हैं, आप मुझे उसके बाद कॉमेडियन का रोल दे रहे हैं, आप बीच में ही जो है वो मैं नाटक दिखा रहा हूँ, आपको नरसिंह भगत बन के जा रहा हूँ। मतलब एक एक मिनट के अंदर चेंज होना। हमने जब हिंदी पढ़ी थी तो उसके अंदर रसास्वादन हुआ था। रस जो होते हैं वो रस सबसे पहले दूसरे में जागृत करने के लिए अपने अंदर जागृत करने होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपको दूसरे को यदि हंसाना है तो पहले खुद पे हंसना होगा, दूसरे को यदि रुलाना है तो आपको पक्का उसके सामने रोना होगा। मतलब ये एकदम से केमिकल रिलीज होने से माइंड में बिल्कुल बिल्कुल। और तो मैं आपको बता दूं, ये जो माननाथ सेवा समिति के अध्यक्ष हैं, तो पहले तो ये नॉन प्रॉफिटेबल काम कर रहे हैं, जैसे रामलीला में नॉन प्रॉफिटेबल काम कर रहे हैं, फिर दुर्गा सेवा समिति, फिर माननाथ सेवा समिति। तो बिल्कुल भी ये अंदर तक नहीं है कि यार कोई भी मेंबर ये नहीं सोच रहा होगा कि यार 150 रुपया लेगा, मतलब बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मेरा आपसे ये एक सवाल और है। एक सवाल क्या है, और हर एक इंसान जिससे मैंने कॉन्वर्सेशन करी है उसमें एक सवाल मेरा कॉमन रहेगा, और आपसे भी यही सवाल है कि आपने एक ऐसी कौन सी प्रॉब्लम फेस करी जिसके बाद में आप पूरी तरीके से बदल गए कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम यदि मैं फेस नहीं करता तो शायद मैं इतना चेंज नहीं होता। मतलब कि इस प्रॉब्लम ने मुझे एकदम से चेंज कर दिया। जैसे मतलब तूफान नहीं आता है जिसके बाद में एकदम से सब कुछ चेंज हो जाता है, वो ऐसी प्रॉब्लम कोई है। मतलब कि मुझे भी बड़ा इंटरेस्ट है कि यार लोग किस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। दौलत, सबसे पहले तो तुम्हें इसलिए धन्यवाद कि मेरा सुबह से फोन बिजी था आज, बिल्कुल, और आप मुझे ढूंढते ढूंढते इस जगह तक पहुंच गए हो। ये मेरी एकांत जगह है, आप देख रहे हो चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं। मैं जब 8th क्लास में था 2008 में, उस समय ये पेड़ पौधे मैंने लगाए थे। ये पेड़ पौधे करीबन 60-70 ये बड़ी बेरों की झाड़ियां हैं, उधर अनार के पौधे हैं, उस साइड बेलपत्र के पौधे हैं। जब ये पौधे मैंने शुरू किए तो अपने तो यहाँ खारा पानी है। मैं रोज शाम को 2 टंकियाँ 4:30 बजे जैसे स्कूल की छुट्टी होती, मेरी किताबें सिस्टर्स के साथ घर पहुंच जाती, और मैं डायरेक्ट वहीं से अपनी पैंट ऊंची करके, और जो अपना गांव के अंदर जो चौक में तालाब में पानी भरता है, उस तालाब में से मैं बाल्टियां भर भर के टंकी में डाल के और ऊंट के सहारे यहाँ ला करके 3-3 बाल्टियां इनके अंदर सप्लाई करता था। ये मेरा रोज का नित्य क्रम था। आज ये मेहनत है मेरी कि झाड़ियों के ऊपर भी एक झाड़ी पे करीबन क्विंटल बेर लग रहे हैं, उधर अनार लगे हुए हैं। इस बार बेलपत्र की जो फसल है वो भी बिल भी लगे हुए हैं उसके ऊपर। ये शुरुआत से जो जुनून है कि देखा जाएगा, उस समय लगाए थे अपने यहाँ आसपास इस तरह की बागवानी नहीं होती, तब भी लोगों ने ये कहा था कि कुछ नहीं होना, 3-4 बीघा खेत जो है वो खराब कर दिया, जमीन खराब कर दी, कोई बात नहीं, खेत सुधर जाएगा और हो जाएगा। अब आज ये सुकून है, कुछ भी नहीं लेकिन छाया जरूर है बैठने के लिए। हम लोग बैठे तो इनकी छाया में जरूर बैठे। फिर दूसरी बात, ऐसी कोई मुसीबत वैसे
उस परमात्मा की कृपा से, या ये ऐसा मानो कि माता पिता ने कभी ठेस नहीं होने दी किसी प्रकार की, जिससे अपन क्या होता है कि अक्सर मैंने पढ़ा है कि जैसे ही मैं हिंदी साहित्य का मैं अध्यापक हूँ, पढ़ाता हूँ, तो उसमें मैं बच्चों को एक कॉमन बात बताता हूँ कि आपको जब भी किसी लेखक का कवि परिचय, लेखक परिचय बताना हो, तो उसमें एक कॉमन बात लिख दो आप कि इनका जीवन बहुत ही अभाव में बीता, कष्ट में बीता, क्योंकि कष्टों के बिना कभी साहित्य अंदर आ ही नहीं सकता, कष्टों के बिना नहीं आ सकता। लेकिन ऐसे कष्ट फेस नहीं किए। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं शुरुआत से ही सामाजिक कार्यों के अंदर मेरी रुचि है। बिल्कुल, वो तो मैंने देखा है, सामाजिक कार्यों में मेरी रुचि है। और दूसरी बात, ये मुस्कुराहट जो आप देख रहे हैं, वो हर समय आपको कभी नहीं लगेगा कि ये कब खत्म हुई, कब शुरू हुई, क्योंकि खत्म होती नहीं है। शुरू तो जब होगी जब खत्म होगी। तो मैं कह रहा था ना आपको, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर कभी तगड़ा है, मतलब कितना मजाकिया इंसान है जिसकी कोई हद नहीं है। इस इंसान के साथ जो भी बंदा बैठा है वो बोर तो हो ही नहीं सकता कभी। और जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने मतलब कि जैसे पेड़ लगाए तो लोगों ने कहा कि यार इतनी बीघा जमीन क्यों खराब कर रहा है, इस तरीके की बातें देखो कही। दौलत, बात ये है कि जब से मैंने माननाथ सेवा समिति शुरू की, मैंने नहीं की, हम लोगों ने मिलकर की। हाँ। जब लोगों ने मिलके हमने की, उसको मैंने बताया कि आप लोगों, स्वामी विवेकानंद ने भी बताया था कि जब आपको कोई भी चीज़ आपको सफलता के ऊपर लेके जानी है, तो आपको 3 स्टेप उसके पार करने होंगे। सबसे पहले उपहास, लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे कि ये क्या कर सकते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। और उसके बाद आप यदि कर रहे हैं हंसी, उनकी हंसी को नजरअंदाज करके कर रहे हैं, तो वो आपका विरोध करेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो वो आपका मजाक बनाएंगे, और मजाक से भी जब वो सक्सेस नहीं हो रहे हैं, फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो आपका विरोध करेंगे कि कैसे भी विरोध। और जब विरोध से भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, तो तीसरा आपका जो स्टेप है, वो स्टेप है उनका साथ। वो अपने आप आपके साथ आके मिल जाएंगे। हाँ, कि ये जो लोग कर रहे हैं इनके साथ ही हो जाओ, इनको हंसी से भी फर्क नहीं पड़ रहा, इनको विरोध से भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैं तो ये मानता हूँ कि लगभग जैसे काम चल रहे हैं, उनमें मैं 2 स्टेप अब पार कर चुका हूँ। लोगों के विरोध भी झेलने पड़े हैं। लोगों ने, जैसा कि अब कोविड-19 का जैसा प्रभाव था अपने हर तरफ, उस समय माननाथ सेवा समिति ने लोगों की सहायता की। बिल्कुल। किट भी पहुंचाए, राशन किट भी पहुंचाए। 1 महीने तक गाड़ी चिड़ावा जाकर के सुबह जल्दी सब्जी लेकर आती, लोगों के घरों तक सब्जियां पहुंचाती। ठीक है वो, लेकिन उनमें भी जो है नकारात्मकता वाले लोग हैं, लेकिन उनको हमें नज़रअंदाज नहीं करना। नकारात्मकता वालों को भी उनको छोड़ना नहीं है। उनके अंदर अपने को कोशिश ये करनी है कि किस प्रकार से इस बात के प्रति इनके अंदर पॉजिटिविटी आए। उनके अंदर भी वो भी जो है ये सोचेंगे नहीं ये गलत नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में तो फिर हमेशा के लिए यही हो जाएगा कि ये गलत ही है। हाँ। उनके दिमाग में भी ये होना चाहिए कि नहीं, ये सब जो चल रहा है ये सही है। हाँ। तो आपको कुछ भी यदि जीवन काल में करना है, तो सबसे पहले तो आप लोगों की हंसी के लिए तैयार रहो। हाँ, वो तो रहना ही होगा पक्का। पहले उसके लिए आप हंसी के लिए तैयार रहो, उसके बाद जो है आप उनका विरोध झेलने के लिए तैयार हो। ये दोनों स्टेप आपने पार कर दिए। मतलब हर किसी इंसान को झेलना पड़ेगा विरोध, तो मतलब हुआ कितना भी देखो, अच्छा काम कर रहा है दौलत, हर इंसान को झेलना तो पड़ेगा ही, लेकिन इंसान हंसी में टूट जाता है, विरोध तो झेलता ही नहीं। यही तो है। उपहास में टूट जाता है। लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। वो मेरे पास भी, मेरे साथ उठने बैठने वाले वो लोग कहते हैं कि तुम्हारे लिए वो बंदे ऐसे बात कर रहे थे। अच्छी बात है ना, मेरी बात हो रही है, कम से कम कर तो रहे हैं, अच्छी बात है। अच्छी कर रहे हैं, बुरी कर रहे हैं, जुबान पे तो हैं ये, मन के अंदर से। फिर उसके अंदर यदि स्वयं के मन में नकारात्मकता आ जाएगी कि नहीं लोग तो ये बातें कर रहे हैं, तो आपसे कोई काम नहीं होने वाला। बहुत बात तो है। जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने किस किस लेवल की प्रॉब्लम फेस करी, माननाथ सेवा समिति के बारे में बताया। और एक मेरा आपसे क्वेश्चन है कि एक्चुअल में माननाथ सेवा समिति का जो पर्पज है, उद्देश्य है, वो क्या है? मतलब माननाथ सेवा समिति का पहला उद्देश्य तो यही है कि किसी भी प्रकार माननाथ की जो समाधि गांव में बनी हुई है, उस समाधि को अच्छे से, उसका जो भी प्रोग्राम है और है वो हमने देखा कि इस बार का जो प्रोग्राम था वो मतलब काफी भव्य प्रोग्राम था उसका। दूसरी बात ये कि गांव के अंदर भी यदि गांव के लोग सहायता करते हैं, उसके अंदर हम लोग जो 40 बंदे जुड़े हुए हैं, 100 रुपये अपना महीना उसके अंदर पे करते हैं अपनी इच्छा से। उसमें हमारा ये है कि आगे का हमारा जो मकसद है कि हमारा जैसे ही फंड आगे जाके बढ़ता है, तो गांव में कोई जैसे गरीब बहन की शादी है, कोई और है, उसके अंदर हमारा ये है मकसद कि उसके अंदर हम तन्मयता के साथ उसकी पूरी हेल्प करें। कोई भी गरीब है, कोई और है, उसकी हम हेल्प करें। हमारा केवल इससे जो उसका उस समाधि से लेकर समाधि तक ही सीमित नहीं है, गाँव के अंदर भी कोई विकास मतलब हाँ जो होता है तो उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। मतलब कि इन्होंने जो कहा कि यदि आप भला करोगे
तो ये नहीं है कि सभी लोग आपका पहले सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मतलब कि विरोध करने वाले लोग भी आपके लिए जरूर होंगे, आपके साथ जरूर होंगे, मतलब कि विरोध करेंगे लोग, और इसके बावजूद भी विरोध यदि नहीं हुआ तो आप सक्सेस हो ही नहीं सकते। हाँ बिल्कुल, यदि विरोध आपका नहीं होगा तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। ये मतलब कि जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि आपका विरोध हो रहा है, लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या कि आप में जो गलतियां हैं वो भी तो आपको लोग बता रहे हैं। बिल्कुल, उसमें मतलब कि थोड़ा बेहतर भी होगा। ये नहीं कि लोग कुछ भी कह रहे हैं हमें ध्यान नहीं देना है, उन लोगों को अवॉइड करना है जो आपके लिए मतलब कि ये चाह रहे हैं यार ये तो ये कर रहा है, ये तो आगे निकल जाएगा, उन लोगों को अवॉइड करना है। दौलत दूसरों से अपना कंपैरिजन जो है ना, हाँ। वो तो बिल्कुल ही छोड़ना होगा। हाँ, बिल्कुल दूसरों से तुलना यदि करोगे तो आप खुश नहीं रह सकते अपनी हाँ। जिंदगी के अंदर, क्योंकि इंसान की जो अपनी आकांक्षाएं हैं वो कभी पूरी नहीं होती। आकांक्षाओं के अंदर आज पैदल चल रहे हैं, साइकिल की इच्छा होती है, आज साइकिल हो जाए, साइकिल आ गई तो स्कूटर की इच्छा होगी, स्कूटर धीरे चलता है, बाइक की इच्छा होगी, कार की इच्छा होगी, कार में भी 4 लोग आते हैं, बड़ी गाड़ी की इच्छा होगी। मतलब कहीं हवाई जहाज तक भी, पुष्पक विमान भी यदि इंसान को मिल जाए तो उससे भी उसकी आकांक्षाएं खत्म नहीं होने वाली। दूसरे से कंपेरिजन यदि हम करेंगे, कहीं दूसरे से कंपेरिजन नहीं। तो ये कंपैरिजन की बात जहाँ पे कर रहे हैं, कंपैरिजन का मतलब क्या, दुखी होना। क्यों दुनिया के अंदर दौलत, इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, हाँ, दूसरे के सुख को देखकर दुखी है। तो इनसे मुझे समझ में आ रहा वो आ रहा है कि आप यदि आपको खुश रहना है तो दूसरे की खुशी में खुश हो जाओ, इससे बड़ा सुख मिलेगा ही नहीं, यानी कि आप कभी दुखी नहीं होगे। क्यों रवि? बिल्कुल, मतलब कि दूसरे की खुशी में यदि खुश हो रहे हो तो आपको दुख मिलेगा ही नहीं, दुख होगा ही नहीं फिर। तो अब मैम कंपैरिजन भी किससे करते हैं? जैसे मैं कंपैरिजन करूं तो मेरे साथ वाले से करूंगा, ये तो नहीं है कि मैं शाहरुख खान से कर रहा हूँ या फिर किसी और इंसान से कर रहा हूँ, ये लगी उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। यानी कि मैं कोई सेलिब्रिटी भी आप बन जाते हो, उसके बाद में भी आपसे बड़े सेलिब्रिटी बैठे हैं, सेलिब्रिटी और बैठे हैं, उससे हाँ। बड़े भी हैं। तो कहीं कंपैरिजन आप का बात जहाँ है। हैं, हाँ। निश्चित मानिए आप जहाँ हैं वहाँ आप बिल्कुल सही उचित बिल्कुल। जगह हैं। हाँ बिल्कुल उचित जगह है, आपके बड़े होने चाहिए। हाँ। लेकिन उससे पहले आपको नीचे झांक के देखना चाहिए कि अपने से नीचे कितने और लोग। हाँ, तो फिर मतलब कि वही बात है कि यदि आप अपने कमजोर को देखते हो तो आप खुश होते हो कि अरे वाह मैं तो कितना ऊंचा हूँ, और ऊपर वाले यार मैं तो जा ही नहीं सकता उससे ऊपर। तो यही कंपैरिजन की बात है। और ये इन्होंने कहा कि मानना सेवा कि यार ये इंसान मेडिटेशन को दिखा रहा है, मतलब कि मेडिटेशन मुद्रा में, और मैं इनको कहूँ तो ये हंसेगा भी है एक तरीके से। उसके लिए भी जैसे मैंने जब से शुरुआत में पोएम्स लिखनी शुरू की, लोगों की 4 लाइनें उठाई, मेरी 2 लाइनें उसमें जोड़ दी, मेरी शुरुआत वहीं से हुई। मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज़ को कि मैं कवि जन्मा नहीं हूँ। मैंने कहीं से लाइनें उठाई, उसमें अपनी जोड़ी, 4 लाइनों से उनकी 3 लाइनें उठानी शुरू की, फिर 2 लाइनों पे आया, उसके बाद मैंने मेरी कविताएं शुरू कर दी लिखनी। अभी करंट में मेरी 60-70 कविताएं लिखी हुई भी। मेरी कविताएं अक्सर न्यूज़पेपर्स में, अखबारों में आती हैं, छपती हैं, पत्रिका में भी छपी हैं। और इसके अतिरिक्त मैंने कवि सम्मेलन के अंदर भी स्टेज शेयर किया है। अखिल भारतीय साहित्य हिंदी परिषद का जो सम्मेलन बीकानेर राजवास में हुआ था, उसमें मैं भागीदार था। रवि भी जब दोनों को एक समान रोशनी देता है, रवि भी जब दोनों को एक समान रोशनी देता है, तब उनमें से क्यों एक फूल को माली कौन लेता है? एक फूल ही बढ़ेगा, एक फूल ही खिलेगा। है कैसा इस दुनिया का कानून को देखो यारो, इस दुनिया के उसूल को देखो यारो, कहाँ खो गई वो ममता में, इस फूल को देखो यारो, इस दुनिया के उसूल को देखो। धन्यवाद। इसके अतिरिक्त अपने हिंदुस्तानी साहब, भाई साहब जो हैं, उनके साथ मैंने मंच शेयर किया। तो वहाँ जाकर भी आप मंच के ऊपर मैं गया, मुझे लोगों ने पूछा कि आप कहाँ से, आपको पहली बार देखा है? मैंने कहा मैंने मंच पहली बार शेयर किया है। इस तो उन्होंने इस चीज़ को माना ही नहीं किसी भी तरीके से कि हम नहीं मान सकते कि आपने पहली बार मंच शेयर किया है। आपका जो कॉन्फिडेंस जो था वो, मैंने कहा कॉन्फिडेंस मैंने ये देखा कि जो सुनने वाला है वो भी मैं ही हूँ और बोलने वाला भी यहाँ मैं ही हूँ। तो आपको मंच जो है, मैं तो मंच के बारे में ही आपको बता सकता हूँ कि स्टेज जो है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। स्टेज जो है वो स्टेज आपके लिए भगवान का काम करता है। बिल्कुल, तो आपको जो वहाँ कुछ कहना है वो सच्चाई है। बिल्कुल, भगवान के सामने आप झूठ नहीं बोल सकते। वहाँ जो कहना है वो सच्चाई और दिल से कहना है। हाँ। मतलब कि ये है ना, लोग आपको अपने आप सुनेंगे, आपको अपने आप सुनेंगे लोग। बिल्कुल, जैसे हम जो बात कर रहे हैं वो अनस्क्रिप्टेड बात है। हाँ। जो मेरे मतलब मन में सवाल आ रहे हैं वो सवाल पूछ रहा हूँ, और ये नहीं है कि यार कुछ स्क्रिप्टेड हो, पहले से आपको बताया हो कि नहीं रवि यार ये सवाल पूछिए। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है कि इनके मन से जो निकले, एक्चुअल में जो अंदर तक पड़ा हुआ है वही निकले। ये आपको बताया कि वहाँ जाकर के, स्टेज पे जाकर के आपको वो बातें कहनी है, आपको ये अंदर जो है, मतलब आपको बताया कि स्टेज भगवान आपके लिए, यदि आप कलाकार हैं तो स्टेज आपके लिए भगवान है। आप भगवान के सामने झूठ नहीं कर सकते। वो आपके लिए एक दर्पण है, आईना है, उसके सामने आप जैसे हैं आप वैसे आ जाइए। आप भावनात्मक रूप से यदि लोगों से जुड़ेंगे तो लोग भी आपसे उतना ही
कनेक्ट हो जाएंगे। आप उसके अंदर ज़्यादा ओवर एक्टिंग दिखाने की कोशिश करेंगे, आप अपने आप को साबित करने की कोशिश करेंगे, हाँ। लोग आपसे दूर हो जाएंगे। साबित मतलब कि लोग वहीं पे कनेक्ट होते हैं जो आप जैसा देखना चाहते हैं, भावनात्मक रूप से आप जैसा, मतलब कि उनसे कनेक्ट हो सके। आप उनको क्या दिखाना चाह रहे हैं उस समय, आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, आप हास्य दिखाना चाह रहे हैं और आप रोकर दिखा रहे हैं तो बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं होगा। बिल्कुल भी नहीं होगा। यदि आपको दिखाना है कोई राम भरत में मिलाप दिखाना है या फिर आप राम वनगमन दिखाना है हाँ। और आप वहाँ हंस हंस के राम वनगमन कर रहे हैं, तो लोगों के साथ आप भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ सकते, आपकी कनेक्टिविटी नहीं होगी, आपका स्टेज फ्लॉप हो जाएगा। मतलब कि वैसे उसी तरीके का माहौल होना चाहिए पूरा, मतलब कि लोगों के दिलों तक ये आने चाहिए कि यार ये इंसान ऐसा है। हाँ। मतलब कि आपने देखा होगा दौलतमंद तो मैंने शायद रामदा के लगभग किरदार हाँ। निभा लिए हैं। अब तभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किरदार तभी मेरी क्यूरियोसिटी रह रही है कि स्टेज के बारे में कुछ और पूछूं। मैंने सारे किरदार वहाँ के निभा लिए हैं। वहाँ जाने के बाद इंसान को बाहर इंसान कुछ भी है, हाँ। अपना वो सारा जो ऊपर का आवरण है वो वहाँ बाहर स्टेज के नीचे छोड़ देना चाहिए। वहाँ जाकर तो मैं वहाँ किस लिए खड़ा हूँ, केवल उसे वो सोचना है कि मैं वहाँ किस लिए हूँ। आपके अंदर से अपने आप ही एक नया पुरुष जो है वो जागृत होकर के सबके सामने आ जाए। गाँव में यदि 80 साल का बूढ़ा बुजुर्ग मुझे मिल जाता है तो भी मेरी उनके साथ वैसी मुस्कुराहट, वो लोग भी चाहते हैं कि 2 मिनट अपने साथ कुछ आए बोले। अब तो मैं आपको कह रहा था सबसे पहले कि इस इंसान के साथ जो भी बैठेगा वो बोर तो कभी नहीं हो सकता, ये तो मेरी गारंटी है। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना तगड़ा है जिसकी कोई हद नहीं है। तभी मैं आपसे धीरे धीरे करके ये निकलवा रहा हूँ कि अंदर से और यदि 10 साल का बच्चा मेरे साथ है तो मैं 10 साल का बच्चा हूँ उसके लिए। यदि अब मेरे हम उम्र हैं तो मैं उनके लिए हम उम्र हूँ, और बड़े बुजुर्ग हैं तो मैं उनके साथ वैसा ही हो जाता हूँ, वैसा ही ढल जाता हूँ। तो गलत के लिए तो मैं भी ये कह रहा हूँ, गलत के लिए आपने देखा होगा कि मैं 24 घंटे में से मैंने आपको सिर्फ 23 घंटे बताएं कि मैं खुश रहता हूँ। 1 घंटा मैं वो होता है जिसमें मैं गलत का विरोध करता हूँ। हाँ। आपने ऐसा नोट भी किया होगा कि आप मुझे बचपन से यहाँ देखते आ रहे हैं। यदि कई समितियों में मेरे पापा भी इंक्लूड हैं, पहले से उनसे मेरे को ये सारी सीखें मिली हैं, मैं उनका भी विरोध कर देता हूँ कई बार। बिल्कुल के लिए ये कहने के लिए किसी पहले सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, कोई अपने को लेटर देने की आवश्यकता नहीं है कि आप पिताजी हैं, आप चाचा हैं, आप भाई हैं, बड़े हैं। गलत यदि है तो उनको हम उसी समय गलत कह सकते हैं। मुझे कई बार होता है, लोग ये भी कहते हैं कि तुम तो गाँव के बीच में ही या सबके बीच में ही ऐसा बोल देते हो, ऐसा नहीं बोलना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं बोलना। वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम उनको एक्सेप्ट करा रहे हैं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस बात में क्लियर हूँ कि जो गलत है वो वहीं गलत है, वो पीछे से कोई गलत नहीं, वहीं गलत है, जो ऑन द स्पॉट वहीं गलत है। वो भी है, वो भी एक चीज है ना कि यार हमारे मतभेद होने चाहिए लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। मतलब कि पहले हम उस टाइम पे जो बात कर रहे हैं, कोई लड़ाई कर रहे हैं, तो उस टाइम पे वहीं पे होनी चाहिए वो। ये नहीं कि बाद में जाकर के हम उनसे मनभेद रखें। मनभेद नहीं, तो एक पॉइंट है उस पर हम एग्री नहीं कर रहे हैं, बाकी आपकी ओपिनियन, आपकी राय अलग है, मेरी राय अलग है, उस पॉइंट पे अलग है। आपके मत अलग हो सकते हैं, यही तो, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। नहीं कि हमने कोई एक ओपिनियन, मैंने अलग राय दी, आपने एक अलग राय दी, हमारा हो सकता है झगड़ा भी हो जाए वहाँ पे, तो वो एक अलग चीज है, वहाँ पे मनभेद नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि हमें हमेशा वही चीज ध्यान में रखें, बिल्कुल भी नहीं। इनकी जो कविताएं हैं वो दैनिक भास्कर में भी पब्लिश हो चुकी हैं, अलग अलग न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हो चुकी हैं। तो मेरा मन कर रहा है कि इनसे उन कविताओं के बारे में पूछूं, और जो कविता इन्होंने मतलब कि पब्लिश करवाई है, जैसे उन्होंने एक्सेप्ट करी है पब्लिश करने के लिए, ऐसे ही नहीं हो जाती कविताएं पब्लिश, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उनको दिखानी पड़ती है, फिर वो प्रकाशन जो कर रहे हैं वो फिर देखते हैं उस कविता के दम है कि नहीं है, फिर वो पब्लिश करते हैं। तो इनकी जो कविता है वो दैनिक भास्कर में भी पब्लिश हो चुकी है, अलग अलग पत्रिकाओं में पब्लिश हो चुकी है। तो मैं आपसे रवि जानना चाहता हूँ उन कविताओं के बारे में, और वो कविता मैं सुनना चाहता हूँ आपसे। मतलब कुछ कविता आपके ध्यान में जो ऑन द स्पॉट आ रही हैं आपके ध्यान में। सबसे पहले तो मैं कविताओं के बारे में बताऊं, कविताएं जो हैं वो लिखित कुछ नहीं होती। जहां आप बैठे हो, जहां आपको कुछ नजर आ रहा है, जो कुछ लगा यहाँ पे, वो कविता। ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं जो मैंने कागज पे लिखी और वो आज कागज मेरे पास नहीं है। जो कविताएं मैंने बंद कमरे के अंदर लिखी हैं, केवल राइटिंग मेरे पास उन्हीं की है, बाकी तो मैंने कागज पे लिखी और वो कागज उड़ गया, क्योंकि वो उस समय दिल में लगा ही उसी समय था। लेकिन फिर भी मैं पहले तो मेरे बारे में मैं कवि की सोच से मैं आपको एक शेर सुनाना चाहता हूँ कि आए जब नवरात्र सुनाना आरती, आए जब नवरात्र सुनाना आरती, रमजान में मुझे अजान कह देना। आए जब नवरात्र सुनाना आरती, रमजान में मुझे अजान कह देना। सुबह है शाम सुनाना रामायण, दिन भर आयत ए कुरान कह देना। और बने रहो तुम हिंदू और बना रहे वो मुसलमान,
बने रहो तुम हिंदू और बना रहे वो मुसलमान, लेकिन जब बात हो देश की तो खुद को हिंदुस्तान कह देना, खुद को हिंदुस्तान कह देना। एक मेरी कविता है जो दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ के ऊपर जिसकी हेडिंग बनी थी, हेडलाइन बनी थी, वो कविता मैं एक छोटी सी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ऐ मेरे हिंदुस्तान बता। आप हर समय देखते रहते हैं कि मेरे चेहरे पे हंसी रहती है। हंसी वो कहीं ना कहीं अंदर जो है ना, वो एक उथल पुथल और चलती रहती है उस हंसी के अंदर। हास्य कवि तो मैं हुई हूँ, लेकिन मेरी कविताएं जो हैं वो अधिकतर गंभीरताओं से भरी हुई हैं। ऐ मेरे हिंदुस्तान बता, कहाँ गई वो शान बता। ऐ मेरे हिंदुस्तान बता, कहाँ गई वो शान बता। जहाँ बहनों के लिए मरते थे, कहाँ गई वो आन बता। एक भरी सड़क पर एक बहना की इज्जत लूटी जाती है। क्या हो गई सरकार निकम्मी जो यूं ही बैठी खाती है। हो गया बूढ़ा तू अथवा बेच दिया ईमान बता। ऐ मेरे हिंदुस्तान बता, कहाँ गई वह शान बता। ये देश पराया लगता है, ये देश पराया लगता है जब बहनों का आंचल गिरता है। क्यों बनाया कानून ऐसा जो पैसों के बदले बिकता है। खुद नहीं है महफूज यहाँ पर, अरे हम खुद नहीं है महफूज यहाँ पर, तो फिर आए क्या मेहमान बता। ऐ प्यारे हिंदुस्तान बता, कहाँ गई वह शान बता। वह जनता का रखवाला तनकर महलों में सोता है। गरीब बेचारा बेसहारा पड़ा सड़कों पर रोता है। देखता है तू ही करतूत इनकी, किन किन का गिनाए नाम बता। ऐ प्यारे हिंदुस्तान बता, कहाँ गई वह शान बता। लड़की होना गुनाह हुआ अब, यह बीच चौराहे जलती है। पूछो किसी बाप से ये बेटी कैसे नाजो पलती है। किससे करें फरियाद अब और कहाँ रखें अरमान बता। ऐ प्यारे हिंदुस्तान बता, कहाँ गई वह शान बता। जहाँ बहनों के लिए मरते थे, कहाँ गई वह आन बता। ऐ प्यारे हिंदुस्तान बता। बिल्कुल, इन्होंने जो मतलब कि कविताएं सुनाई हैं, तो मतलब कि एकदम से अंदर तक आप लोगों के भी यूं हो रहा होगा। तो मतलब कि एक तरीके से ढल जाना, और इन्होंने जिस तरीके से कविता सुनाई है, एकदम से जिस अंदाज में सुनाई है, कितना बेहतर था वो। तो धन्यवाद रवि, एक वीडियो देने के लिए। हमारे लिए इतना छोटा सा चैनल है, तो मतलब कि आपका भी धन्यवाद दौलत। आपका चैनल छोटा सा है, मैं भी एक मतलब इतने सिंपल सा हूँ मैं, तो छोटे से आदमी तक आपने अपनी यात्रा यहाँ तक पहुँचाई है। धन्यवाद मुझे आपका करना चाहिए कि आपने इस काबिल समझा है कि आपने यहाँ तक आप मेरे तक पहुँचे। तो देखो, आपको भी लगता है ना कि मैं इस चीज़ के लिए डिजर्व नहीं करता। थैंक यू सो मच, और आपका भी धन्यवाद।